विषय 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10। कल के वीडियो में हमने 9 तक बताए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार कर रहे हैं। वैसे बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं सीक्वेंस में सारे सवाल बता रहा हूँ, इसलिए इसको भी ले लिया है। सारणिक का मान याद कीजिए। तो बहुत ही सरल है। इस सारणिक को मैंने मान लिया डेल्टा। अब इन पर वर्ग लगे हुए हैं अवयवों पर, इन वर्गों को हमने खोल लिया। 1 4 9 4 9 16 9 16 25। हमने इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। हमने इसको प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर दिया, क्योंकि अगर संक्रिया लगाता फिर भी शायद मुझे प्रसार ही करना पड़ता, और यहाँ पर संख्याएं कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैंने प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर दिया। प्रसार का क्या नियम था? जिस पंक्ति जिस स्तंभ की बात होती है, तो जैसे 1 के लिए हम खोल रहे हैं, तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है, तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ को निरस्त करने के बाद बचे उपसारणिक 9 16 16 25 को लिख दिए। इसी प्रकार से 4 दूसरी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो इसको निरस्त कर दिए और फिर इसका उपसारणिक बना के लिख दिए। अल्टरनेट में हम इन अवयवों को पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, तो ये 1 प्लस का 4 माइनस का और 9 प्लस का लिखते हुए हमने इसका प्रसार कर दिया। 25 गुणा 9 225 होते हैं, माइनस 16 गुणा 16 256 माइनस 4 25 चौके 100 माइनस 16 नम्बे 144 प्लस 9 16 चौके 64 माइनस 81। तो यहाँ से हमें मिला माइनस 31, यहाँ से मिला माइनस 44, यहाँ से मिला माइनस 17, जिनका हमने बाहर लिखे हुए अवयवों से गुणा कर दिया। तो माइनस 31 प्लस 176 माइनस 153 153 और 31 को जोड़ करके 184 लिख दिया, और 176 यहाँ प्लस का है, माइनस का 184 है, इसलिए आंसर हो गया इसका -8। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी प्रसार का ही है, बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार यहाँ दिया है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सारणिक का मान याद करना है। पिछली क्लास मतलब 11वीं क्लास में हमने सम्मिश्र संख्या का चैप्टर पढ़ा था, उसमें ओमेगा के बारे में पढ़ा था। ओमेगा की प्रॉपर्टी में आता है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है, तब ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 तथा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो इस प्रॉपर्टी को हमें काम में लेना है। यहाँ पर आप सारणिक को लेके चले, माना डेल्टा के बराबर हमने इसको मान लिया, तो यहाँ हमें ओमेगा क्यूब लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां हमने 1 रख दिया। जैसे यहाँ ओमेगा क्यूब है, यहाँ ओमेगा क्यूब है, तो इनकी जगह पर मैंने 1 1 का प्रयोग कर दिया। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका क्या कर दिया है, प्रसार। 1 के लिए जैसे पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो इसको निरस्त किया और ये बना 1 ओमेगा ओमेगा 1। अब दूसरे अवयव को हम नेगेटिव लेते हैं और फिर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो इसको निरस्त करेंगे और ये रह जाएगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब हमने द्वितीय क्रम सारणिक को हल करना सीखा है। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, बीच में क्या लगाएं, माइनस। तो इसको हमने खोल दिया है और खोल करके हमने जो बाहर लिखे हुए अवयव हैं उनसे गुणा करके लिख दिया है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की घात 4। अब हमने यहाँ से इन दोनों टर्म में से हमने माइनस को बाहर कर लिया है और इसे लिख दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब को लिख दिया है 2 ओमेगा क्यूब। ओमेगा की घात 4 को पढ़ दिया है हमने ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की जगह तो हमने 1 रखा
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह इस ओमेगा को हमने पक्षांतरण करके सोचा माइनस ओमेगा लिख दिया, तो ये रह गया 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 माइनस ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 3। तो ये दोनों ही सवाल प्रसार के थे। अगला सवाल गुणधर्म या संक्रिया लगा करके हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा प्रश्न है और इसमें सिद्ध करवाया है। सिद्ध कीजिए कि ये सारणी बराबर लाना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो कैसे लाया जाए? तो हम LHS को लेके चले। सारणिक में प्रथम पंक्ति में अवयव है a स्क्वायर bc ac प्लस c स्क्वायर, दूसरी पंक्ति में अवयव है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस ac, और तीसरी पंक्ति में अवयव है ab b स्क्वायर प्लस bc और c स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि स्तंभों में से कुछ कॉमन है। जैसे प्रथम स्तंभ में से a कॉमन है, दूसरे स्तंभ में से b कॉमन है और तीसरे स्तंभ में से c कॉमन है। तो हमने गुणधर्म 4 का सहारा लिया। गुणधर्म 4 के अनुसार किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर आ रहा हो तो बाहर लाया जा सकता है। तो यहाँ से हमने a को बाहर लाए, यहाँ से b को बाहर लाए, यहाँ से c को बाहर लाए, तो इसका मतलब abc बाहर आ गया। तो क्या शेष रहा? यहाँ a स्क्वायर था, a रह गया, यहाँ a स्क्वायर प्लस ab था, तो a को जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस b रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ से b रह जाएगा, यहाँ से b को कॉमन लिया गया है दूसरे स्तंभ में से, तो यहाँ c रहेगा, यहाँ b रहेगा, यहाँ b प्लस c रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ से तीसरे स्तंभ में से c को बाहर किया गया है, तो यहाँ a प्लस c a c। अब हमने यहाँ पर जीरो लाने का प्रयास कर रहे हैं या उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संक्रिया लगाई हमने R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 से। आप चाहो तो यहाँ पर संक्रिया लगा सकते थे C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने जैसे ही R1 में चेंज लाए, किसके कारण? तीनों पंक्तियों को जोड़ करके, तो ये बन गया हमारा ट्वाइस a प्लस b, ये बन गया ट्वाइस b प्लस c, ये बन गया ट्वाइस a प्लस c। तो यहाँ से गुणधर्म 4 से हमने 2 को कर लिया बाहर। अब रह गया हमारे पास सारणी a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, b a b, b प्लस c, c। अब जीरो लाने का प्रयास करने के लिए चाहते तो हम यहाँ से डायरेक्ट R1 माइनस R2 करके, लेकिन एक ही जीरो प्राप्त होती। अब हमने यहाँ पर 2 काम किए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड भी मिले और जीरो भी प्राप्त हो। तो हमने यहाँ संक्रिया लगाई R1 चेंज R1 माइनस R2 प्लस R3 से। तो ये हमने जैसे a प्लस बी से माइनस हो गया, जीरो रह गया, लेकिन ये माइनस b, क्योंकि हमने R1 माइनस R2 प्लस R3 का किया है। ऐसे यहाँ पर b प्लस सी से b प्लस सी माइनस हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस b। ऐसे यहाँ a प्लस बी को जोड़ करके a प्लस सी से a प्लस सी को जोड़ करके a प्लस सी में से घटाया तो ये जीरो रह गया। अब यहाँ से चाहते तो हम गुणधर्म 4 से माइनस b को बाहर कर देते, पर हमने ऐसा ना करके हमने संक्रिया लगाई कि इसको जीरो बना लें या इसको जीरो बना लें। तो हमने संक्रिया लगाई यहाँ पर C1 चेंज C1 माइनस C2, तो यहाँ पर जीरो आ गया हमारे पास। यहाँ आगे प्राप्त हुआ a, यहाँ प्राप्त हुआ माइनस c। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक पंक्ति में 2 जीरो हैं, हमने इसको प्रसार कर दिया क्योंकि इससे आसानी हो जाता है सवाल। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अनुरूप प्रसार किया, तो जीरो के लिए खोलने पर तो जीरो ही आना है। ये दूसरा एलिमेंट है इसलिए प्लस हो गया। इसके उच्चारण का या सेकंड का निर्माण किया तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को निरस्त किया तो a माइनस c रहा, और जीरो के लिए खोलेंगे तो जीरो। तो यहाँ पर b
तो ये द्वितीय क्रम सारणी खोला AC, और ये भी माइनस AC, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 2AC, तो B से गुणा किया 2ABC, 2ABC का 2ABC से गुणा किया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और हमें RHS मिल गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जिस पैटर्न से हम पढ़ाते हैं उसी पैटर्न से 2020 का पेपर आया, कि थ्योरेटिकल भी आया, न्यूमेरिकल भी आया। बच्चा जनरली न्यूमेरिकल पर ज़्यादा विचार करता है, थ्योरी को नहीं देखता है। तो जो बच्चे थ्योरी को नहीं देखते हैं वो 2020 के 3 महीने के गैप में भी परास्त हो जाते हैं, और जिन बच्चों ने थ्योरी का अध्ययन किया होगा उनके अच्छे नंबर आएंगे। तो थ्योरी अवश्य पढ़नी चाहिए और रेगुलर पढ़ना चाहिए। 3 महीने के इस गैप में, लॉकडाउन के पीरियड में, बच्चे इतने आलसी हो गए कि लास्ट मोमेंट में हो सकता है 10 जून से पढ़े हों 18 जून तक, तो 8 दिन भी काफ़ी होते हैं वैसे, अगर पहले पढ़ा हुआ हो और दिमाग में सेट हो। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो सतत अध्ययन करना चाहिए अच्छे नंबरों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि सारणिक ये दिया हुआ है और इसके प्रत्येक अवयव के लिए अगर हम शेखंड निकालें तो उन्हें सिंबल दिया गया है A1, B1, C1 आदि, क्रमशः A1, B1, C1 आदि के शेखंड हों, तो सिद्ध करना है डेल्टा स्क्वायर बराबर A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। कहने का मतलब ये, अवयवों से बने सारणिक का वर्ग शेखंडों से बने सारणिक के मान के बराबर होता है। ये जनरली आपको याद रखना है, वैसे यहाँ प्रूफ दे रहे हैं। अब डेल्टा स्क्वायर को इसके बराबर लाना है, तो इसको हमने डेल्टा डैश मान लिया। डेल्टा डैश बराबर शेखंडों से बना सारणिक तथा अवयवों से बना सारणिक, ये दिया हुआ है। अब शेखंड और अवयवों का संबंध हमने गुणधर्म 7 में पढ़ा था कि अगर हम जिस पंक्ति या स्तंभ के शेखंड ज्ञात करते हैं, अगर उन्हीं अवयवों से गुणा होता है तो सारणिक का मान प्राप्त होता है, अन्यथा योग 0 के बराबर होता है। ये हमने गुणधर्म 7 में देखा था। तो उसी को हेल्पलाइन के तौर पर काम में लेते हुए हम आगे बढ़े। डेल्टा और डेल्टा डैश को हमने गुणा करके देखा। सारणिक में पंक्ति पंक्ति और पंक्ति स्तंभ दोनों ही गुणा संभव है, तो जैसा हमें सूटेबल लगता है वैसे हम गुणा कर देते हैं। और यहाँ हमें पंक्ति पंक्ति गुणा सूटेबल लगा, क्यों? क्योंकि इसका गुणा जैसे ही हमने इस पहली पंक्ति से किया तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है, क्योंकि इन अवयवों के शेखंड यही हैं। A1 का शेखंड है कैपिटल A1, B1 का शेखंड है कैपिटल B1, C1 का कैपिटल C1। तो जैसे ही मैंने इसको पंक्ति पंक्ति गुणा किया, पहली पंक्ति से गुणा किया तो A1 प्लस B1, B1 प्लस C1, C1 प्राप्त हुआ। ऐसे ही पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा की, दूसरी पंक्ति से गुणा किया। ऐसे ही पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा किया तो ये पहली पंक्ति तैयार हो गई सारणिक की। इसी प्रकार से आप दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से और दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करने पर दूसरी पंक्ति तैयार हो गई। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से, तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करने पर मुझे तीसरी पंक्ति नजर आती है। अब मैं क्या देखता हूं, सारणिक, ये तो सारणिक के मान को व्यक्त करेगा, क्योंकि ये स्वयं के शेखंडों से गुणा करके योग है।
A1 का A1 से गुणा हो रहा है, B1 का B1 से गुणा हो रहा है, C1 का C1 से गुणा होगा। इसी प्रकार से यहाँ A2 का A2 से, B2 का B2 से, C2 का C2 से, A3 का A3 से, B3 का B3 से, C3 का C3 से। तो ये तो सारणिक के मान को व्यक्त करेंगे, बाकी अन्य जगह कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ये अवयव A1 है, सेकंड दूसरी पंक्ति का है, B1 पहली पंक्ति का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति का सेकंड है, C1 ये दूसरी पंक्ति का सेकंड है, तो इसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वहां 0 होगा। तो यहाँ पर जैसे A1 A3 ये भी 0, A2 A1 ये भी 0, ऐसे ही A3 A1 ये भी 0। अब यहाँ पर हमने गुणधर्म 4 से इन डेल्टा को बाहर कर दिया और ये रहेगा हमारे पास एक 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 मतलब इकाई मैट्रिक्स के संगत सारणिक। तो इकाई मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान होता है 1 और डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर था डेल्टा क्यू के, तो एक डेल्टा कैंसिल हो गया, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा स्क्वायर आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रख लें कि अगर हम अवयवों से बने सारणिक को सेकंडों से बने सारणिक से अगर गुणा करते हैं तो हमें अवयवों से बने सारणिक का वर्ग क्यूब प्राप्त होता है, और इससे हम कह सकते हैं कि अवयवों से बने सारणिक का वर्ग सेकंडों से बने सारणिक के मान के बराबर होता है। धन्यवाद।